हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इसमें हम देखेंगे कि आपूर्ति से प्रेरित वो कौन से कारक हैं जिस कारण इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आपूर्ति में कमी के कारक कौन से हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। तो आपने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि मांग के आधार पर कैसे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। तो हम उसी दिशा में ये अपने दूसरे पार्ट में देखेंगे कि आपूर्ति में कमी के कारण इन्फ्लेशन में कैसे बढ़ोतरी होती है। तो साधारण सा आपको मतलब पता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई में कमी होगी तो उससे वस्तु व सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाती है, और जब उन सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसमें कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं। बेहतरीन एग्जांपल है आपका कोविड-19 के टाइम पीरियड पर। जब आप कोई वस्तु या किसी सर्विस की डिमांड करते थे तो उसे आपको नॉर्मल डेज की अपेक्षा काफ़ी महंगे में परचेज करना पड़ता था। क्लियर। साथ ही आप देखोगे वो कौन से फैक्टर हैं। तो उत्पादन में अगर कमी हो जाती है, उत्पादन में अब कमी होती किस कारण है। तो आप देखोगे कभी मानसूनी वर्षा में कमी आ जाती है, कभी इंडस्ट्रियल विवाद हो जाता है या हड़ताल हो जाती है, या फिर कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा पहुंचती है, या फिर अगर युद्ध का टाइम पीरियड है उस समय उत्पादन में कमी हो जाती है। कई सारी नैसर्गिक आपदाएं आ जाती हैं। या इन सब चीज़ों से क्या स्पष्ट होता है, इनसे स्पष्ट ये होता है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाएगी तो ऑलरेडी उसकी आपूर्ति कम हो जाएगी, और जब आपूर्ति ही उसकी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर। ये समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा है कृत्रिम अभाव या काला बाजारी। आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पीरियड पे कई सारे मेडिकल वर्कर्स या कई सारे मेडिकल स्टोर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके मास्क को, हैंड सैनिटाइज़र को और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को ये बताना शुरू कर दिया कि ये तो आ ही नहीं रहे, अर्थात वो काला बाजारी करने लगे। और इस काला बाजारी के पीछे उनका मुख्य पर्पस क्या था कि पैसे को अधिक रूप में कमाना। क्लियर। तो इस चीज़ से भी हम देखते हैं कि आपूर्ति कमी हो जाती है, और फिर हम उसी सैनिटाइज़र को, उसी मास्क को काफ़ी महंगी कीमतों में परचेज करते हैं, जिस कारण हमें क्या फील होता है कि मास्क जो है उसमें कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्लियर। और आपको पता है ये चीज़ें कौन करता है, जानबूझकर लोग अपने गोदाम भर लेते हैं, इससे तब निकालते हैं जब बाज़ार में कीमतें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि 2016 में जब दालों के प्राइस इंक्रीज़ हुए थे तो बड़े बड़े जो सटोरिये थे या बड़े बड़े जो दलाल थे, उन पर जब छापामारी हुई तो पता चला कि अरे इन लोगों ने दाल को अपने गोदाम में इतना स्टॉक करके रखा था। तो ये एक कारण हो जाता है। ठीक। फिर अगला कारण क्या है, अगला कारण है सरकार की कर नीति। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सरकार अगर करों में कमी करती है तो भी महंगाई इंक्रीज होती है, और जब करों में बढ़ोतरी करती है तो भी महंगाई इंक्रीज होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बिजनेस की फील्ड से। वो एग्जांपल ये है कि जब आप तमिलनाडु से किसी भी माचिस को परचेज करते हो, माचिस मतलब फ्लेम जो आप जलाने के लिए यूज करते हो, अगरबत्ती। तो आप जब माचिस परचेज करते हो तमिलनाडु से, और आप उसी माचिस को जब उत्तर प्रदेश में आकर परचेज करते हो, तो जानते हो उसमें कितने परसेंट टैक्स लग जाता है। वही माचिस की पेटी तमिलनाडु में आपको 150 रुपये की मिल जाएगी, बट उत्तर प्रदेश तक आते आते वही माचिस की पेटी 350 रुपये की हो जाती है। अब आप समझ सकते हो कि 350 और ये 150 इतना अंतर क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग जाता है। क्लियर। चाहे वो निगम कर हो, चाहे कॉरपोरेट टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, या अदर टोल टैक्स हो, या यातायात का टैक्स हो, या पास टैक्स हो, इन सारे टैक्स को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो वस्तु काफ़ी महंगी हो जाती है। क्लियर। हालांकि लग्जीरियस गुड में ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि लग्जीरियस गुड्स को अंतिम जन प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते,
लेकिन जो अंतिम जन के लिए इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं या आप कह सकते हो जो बेसिक वस्तुएं हैं उनमें टैक्स की कमी होनी चाहिए। क्लियर? तो आप सरकार की इस नीति को देख सकते हो, जिससे क्या होता है कि ऑलरेडी उत्पादन लागत उसकी बढ़ जाती है। आप देखोगे कि जब आप एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग क्लास परचेज करते हो तो उसकी फ़ीस होती है कितनी, 15,000 रुपये। बट आपसे क्या कहा जाता है कि आपको उसमें 18% जीएसटी पे करना है। क्लियर? अब आप 18% जब जीएसटी पे करते हो तो ऑलरेडी वो क्लास कितने की होगी, 17,500 रुपये की। अब आप देखिए आपको क्या लगा कि अरे कोचिंग क्लास तो इतनी महंगी है। और आजकल आप देखेंगे कोचिंग संस्थान वालों का ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है कि फ़ीस बताएंगे 500 रुपये है बट प्लस जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है? तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हो कि कैसे उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो उत्पादन जो करता है उसका मनोबल भी डाउन हो जाता है। अब किसान को ही ले लो, अगर किसान जिन इनपुट्स का उपयोग करता है सिंचाई के माध्यम के लिए या खेत की जुताई के लिए या फिर खेत की मड़ाई के लिए या फिर खेत में जो उत्पादन हुआ उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए, अगर उनकी कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या सोचेगा, अरे छोड़ो अब क्यों हम इसकी उपज करें, इतना सारा इसमें लॉस होता है, इतने सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो जब वो ऐसा मनोबल उसका लो हो जाता है तो फिर उत्पादन नहीं करता। और जब उत्पादन नहीं करता तो आप बताइए आपूर्ति की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, कमी हो जाएगी। और वही बात जब आपूर्ति की कमी हो जाएगी तो महंगाई ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? फिर आप देखिए वही जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया था कि अगर हम टैक्स को बढ़ाएं या टैक्स को घटाएं तो इसका मुद्रास्फीति पर सीधा सा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा यह जाता है कि आप एक संतुलित टैक्स नीति को अपनाएं, ना ज़्यादा वो हो ना कम हो। क्लियर? फिर आता है उत्पादन का ढांचा। उत्पादन का ढांचे का भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखोगे कि आप घर में अपने हाथ से किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है और लोग ज़्यादा लगते हैं। अगर आप उसी चीज़ को मशीन से बनाने लगो तो उसमें टाइम कम लगेगा, लोग कम लगेंगे, कॉस्ट कम आएगी। हाँ, शुरुआती दौर में मशीन परचेज करने में कॉस्ट ज़रूर आएगी, लेकिन वैसे कॉस्ट कम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात उसमें क्वालिटी आ जाएगी और आपका प्रोडक्ट अन्य की अपेक्षा काफ़ी सस्ता हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए आप देखोगे चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्यों सस्ते होते हैं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण उनकी गुड्स की जो कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग वो काफ़ी कम हो जाती है। क्लियर? तो अब बताइए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा काफ़ी पुराना है, कोई किसान आज भी बैलगाड़ी के उपयोग के माध्यम से खेती कर रहा है, आज भी वो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स और पंप में निर्भर है, नहर में निर्भर है या मौसमी वर्षा में निर्भर है, तो कैसे वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएगा। क्लियर? तो उससे इंक्रीज होगा नहीं, जिससे ऑलरेडी महंगाई हो जाएगी। तो सरकार प्राथमिक क्षेत्र में खासकर कृषि क्षेत्र में निवेश कम कर रही होती है, अर्थात किसानों को बेहतर सुविधाएं ना मिल पाना जैसे बीज, उर्वरक, निवेश कम, इन सारी चीज़ों का भी उससे किसान हतोत्साहित होता है। इससे क्या होता है, कच्चे माल का उत्पादन कम होता है। जब आपको बेहतरीन बीज नहीं मिलेंगे, बेहतरीन उत्पादन वाले सीड्स नहीं मिलेंगे, अच्छे उर्वरक नहीं मिलेंगे, जो उर्वरक होंगे उस पर आप सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, कृषि की फील्ड में या कृषि सेक्टर में आप लोगों को लोन नहीं प्रमोट करेंगे, तो ऑलरेडी जो कच्चे माल का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। और इससे केवल आपूर्ति में बाधा नहीं होगी बल्कि जो इंडस्ट्री उन कच्चे माल पर डिपेंड है वो भी प्रभावित होंगी। और उनके उत्पादन में जब कमी आएगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने से वो क्या करेंगे, अपने लेबर्स की छटनी करेंगे। अब जो लेबर वहाँ से निकाला जाएगा तो बेरोजगार होगा, उसके पास खरीदने के लिए वस्तु का सामान के लिए पैसे नहीं होंगे, तो उसको लगेगा महंगाई बढ़ गई। अर्थात इसमें तीन तरफ से मार पड़ती है, एक तो कच्चे माल नहीं होता, दूसरा इंडस्ट्री प्रभावित होती है, तीसरा देश का विकास रुकता है और चौथा बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। क्लियर? आपने देखा होगा रंगराजन साहब ने कहा है कि अगर कृषि क्षेत्र में 1% की वृद्धि हो तो अपने आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 0.7% की वृद्धि हो जाएगी बिना किसी कारण के। कहने का मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कृषि के प्रति सचेत हो जाए, कृषि के प्रति अपने इनपुट्स और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, तो ऑलरेडी इंडिया का इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। बट आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपेक्षा
सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, और सर्विस सेक्टर में अगर ये चीज़ एग्रीकल्चर में होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक सर्विस सेक्टर में भी 1.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अर्थात हम जब 1% की वृद्धि एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे तो उससे न केवल हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट होगा बल्कि सर्विस सेक्टर भी बूस्ट होगा। क्लियर। फिर आता है उत्पादन में गतिरोध। कई बार आप देखेंगे कई सारी फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश होती हैं जहाँ पे बिजली की कमी होती है या वो संसाधन नहीं मिल पाते। आप देखोगे कई बार पहाड़ों में हम इंडस्ट्री को ओपन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो अच्छे नहीं हैं। कई बार राजनीतिक जो मूवमेंट्स हैं उन कारण भी उत्पादन में गतिरोध होता है, चाहे वो कोई आंदोलन को लेकर हो, कोई इश्यूज़ को लेकर हो। आप देखोगे जब कई आंदोलन होते हैं तो उनसे सड़क जाम होती है। आप देखोगे कि कई प्रकार की हड़तालों के माध्यम से दुकानें बंद होती हैं। जब दुकानें बंद होंगी और लोगों को इक्विपमेंट्स और सामान की ज़रूरत है तो जो लोग दुकान ओपन किए हैं या चोरी छिपे जो अपना माल बेचते हैं तो उसमें ऑलरेडी महंगा करके वो बेचेंगे। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि कैसे महंगाई बढ़ती है। फिर है कठोर मौद्रिक नीति। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था सस्ती मौद्रिक नीति या मृदु मौद्रिक नीति। अब हम देख रहे हैं कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति का क्या मतलब कि जो CRR, SLR और RR, RRR, MSF है इनकी जो दर है उसको बढ़ा दिया जाए। क्लियर। उसको हम कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति। और मृदु मौद्रिक नीति या सरल मौद्रिक नीति या सस्ती मौद्रिक नीति में क्या है कि इन्हें कम कर दिया जाए। यूपीएससी ने लगभग 3 बार आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछा है कि कठोर मौद्रिक नीति से क्या आशय है और सस्ती या मृदु मौद्रिक नीति से क्या आशय है। तो अब आप समझ गए। तो आप देखिए जब मृदु या सस्ती मौद्रिक नीति थी तो मांग बढ़ जाती है और इससे महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन कठोर मौद्रिक नीति का मतलब यदि RBI, RR, RRR, MSF, CRR, SLR इन सबको बढ़ा दे। RR का मतलब रेपो रेट, RRR का मतलब रिवर्स रेपो रेट, MSF का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर। तो हमने इन सबको पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से कंप्लीट किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ पर जाके इसे आप देख सकते हैं। ठीक। अब अगर इनकी इंटरेस्ट रेट को RBI इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी, यानी कि पैसे की कमी हो जाएगी। और जब पैसे की कमी हो जाएगी तो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी तो आप बताइए, आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे इनपुट्स के माध्यम से, लेकिन आपको वो लोन ही इतना महंगा पड़ रहा है तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपने लोन की जो किस्तें हैं उनको पे करोगे। तो जब पे करोगे और वो किस्तें ही अगर आपकी काफ़ी महंगी हैं तो आप वर्कर कम से कम रखोगे, लोगों को कम से कम उपयोग करोगे और आप चीज़ों को प्राइस में महंगा करके बेचोगे। भाई कोई व्यक्ति लॉस में तो बेचेगा नहीं। हो सकता है आप इतना रिस्क लेके ये स्टेप उठा भी लो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे छोड़ो ना इस साल अपनी इंडस्ट्री ओपन नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए आप देखोगे कि भारत सरकार कई सारी स्कीम लेकर आई, मुद्रा योजना, ताकि आपको अच्छे से लोन मिल सके, स्टार्टअप SSG के लिए कई सारी हेल्प इनिशिएटिव। तो ये क्यों करती है? ताकि निवेश में बढ़ोतरी हो। ठीक। अब इससे निवेश कम हो जाएगा और निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन के साधन कम होंगे, जिससे उत्पादन ऑलरेडी धीरे धीरे कम होगा और आपूर्ति कम हो जाएगी। चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर। आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? कठोर मौद्रिक नीति से भी कैसे महंगाई बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मौद्रिक नीति जो अपनाएं वो संतुलित अपनाएं, ना ज़्यादा कठोर हो ना ज़्यादा मृदु हो। क्लियर। इसको हम आगे काफ़ी अच्छे से डील करेंगे कि सरकार को कैसी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। फिर देखिए सब्सिडी में कमी। अभी आप जो अपना LPG का सिलेंडर परचेज करते हो वो आपको 699 के प्राइस के आसपास मिलता है। ठीक। अब इसमें गवर्नमेंट लगभग 300 रुपये के आसपास की सब्सिडी आपको देती है। अब अगर गवर्नमेंट इसमें 300 रुपये की सब्सिडी ना दे तो ये सिलेंडर कितने का हो जाएगा? 1000 रुपये का। या आप देखोगे कि कई सारी गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उसमें कैंटीन की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। क्यों?
ताकि उन लोगों को चीज़ें सस्ती मिल सकें। क्लियर। अब अगर उन लोगों को चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी और उन्हें चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पे करनी पड़े, मान लो वो अगर दाल 160 रुपये की परचेज़ करके लाएं और उसमें वो 30 रुपये की उनको सब्सिडी ना मिले, तो क्या होगा, उनके घर का बजट बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट ने तो अपनी जो पेमेंट है वो 50,000 ही रखी है। तो क्या होगा कि वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जब वो अपने परिवार को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उन्हें लगेगा कि ऐसा करते हैं, घर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। क्लियर। उनको ये फील होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, चाहे वो उर्वरक में हो, चाहे गैस में हो, या फिर अदर एस्पेक्ट्स में। क्लियर। तो आप देखोगे सरकार सब्सिडी देती है, चाहे एग्रीकल्चर में उर्वरक को लेकर हो, सीड्स को लेकर हो, लघु उद्योगों में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें, कुटीर उद्योगों में, ठीक है, इन सब में सब्सिडी देती है। सब्सिडी का क्या मतलब होता है, राज्य सहायता, मतलब भारत सरकार अपनी तरफ से छूट देती है। क्लियर। उसे हम सब्सिडी कहते हैं। यूरिया में जैसे सब्सिडी देती है सरकार, अगर सब्सिडी कम होगी तो सहायता कम होगी, इससे मनोबल लोगों का गिरेगा, और मनोबल गिरेगा तो उत्पादन में कमी आएगी। अब आप ही बताइए, कोई सेना का जवान है, अगर आप उसे सब्सिडी नहीं दोगे, वो कहेगा यार खाम खाम नौकरी कर रहे, इससे अच्छा हम घर में किसानी करते, उसी में ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा हो जाता। ठीक है। तो इन चीज़ों से उसका मनोबल तो नहीं डाउन होता है। जब वो कैंटीन में जाता है और अन्य की अपेक्षा सामान सस्ता पाता है, बड़ी अच्छी उसको फीलिंग आती है कि वाह हमें तो सस्ता सामान मिला। तो यही मनोबल मजबूत करने के लिए भारत सरकार ये सब्सिडी को बढ़ाती है। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी हो जाएगी, जब उत्पादन में कमी हो जाएगी और ऑलरेडी उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल। फिर आप देखोगे आयात और निर्यात नीति। देखो, जब निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, क्लियर, ध्यान देना, जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात कम होगा, सामान व वस्तु की कमी हो जाएगी। देखिए, आप हो सकता है निर्यात ज़्यादा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप आयात भी तो ज़्यादा करो। अगर आपने आयात को कम कर दिया तो क्या होगा, हमारे देश में उत्पादन की या उस गुड्स की कमी हो जाएगी। आपने देखा होगा जब दाल के प्राइस जब बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ने कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से दाल को इम्पोर्ट किया था। क्यों? ताकि उत्पादन कम की जगह को पूर्ति कर सके और दालों के प्राइस को कम कर सके। क्लियर। तो इसीलिए कहा जाता है अगर निर्यात आपने ज़्यादा कर भी दिया है और आयात को अगर आपने नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, सामान वस्तु में की जो बढ़ोतरी है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी कमी में, और जिससे कीमतों में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप निर्यात ज़्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आयात को भी प्रमोट करो, या तो फिर आप निर्यात ही ज़्यादा मत करो, तो आयात हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आप ये इस तरीके से समझ गए। फिर अगला हमारा आता है कि अन्य कारक। इतनी सारी बातें तो हमने देख ली कि हाँ ये कारक हैं, उत्पादन लागत, काला बाजारी, ठीक है, निवेश में, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया, सरकार की टैक्स पॉलिसी को भी देख लिया। बट इनके अलावा कई सारे अदर फीचर्स हैं, अदर फैक्टर हैं जो काफ़ी इन रोल्स को प्ले करते हैं महंगाई बढ़ाने में। वो कौन से हैं? मजदूरी लागत। आप देखोगे कि आप अपने घर में कोई काम करवाते हो तो वो मज़दूर 200 रुपये दिहाड़ी, 300 रुपये दिहाड़ी में आपसे वर्क कर लेगा। बट आप बेंगलुरु, महाराष्ट्र और बॉम्बे जैसे सिटीज़ में अगर आप किसी वर्कर को अपने यहाँ रखते हो तो वो आपसे कहेगा 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। अब उसकी कॉस्ट ही अगर महंगी हो जाए तो क्या आप अपने प्रोडक्शन को सही से मैनिपुलेट कर सकते हो? आपको ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन की फिर कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, और जब आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा दोगे तो चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी। इसीलिए देखना, आप जब आप रूरल एरिया में गांव जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग, जैसे मोमबत्ती का कारखाना है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं, महिलाओं को रखते हैं, और उनको कितने रुपए दिहाड़ी में, 80 रुपये, 90 रुपये। इससे क्या होता है, उनका जो कैंडल का प्रोडक्शन होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम आती है, इसलिए वो compete कर पाते हैं। बट वो मार्केट में इसलिए स्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं होती है, उनके पास उनके जो काम है उसमें इतनी शार्पनेस नहीं होती है, उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें नहीं होती, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी सीमित होता है। वो अन्य फैक्टर आ जाते हैं जिस कारण वो बूस्ट नहीं कर पाते, बट उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। आप बेंगलुरु में कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो आपको काफ़ी महंगी मिलती है, बट आप अपने गांव में वही दाल परचेज़ करोगे तो काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। क्लियर। तो आप समझ सकते हो मजदूरी लागत जब बढ़ जाती है
तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है कि उत्पादनकर्ता की जो लागतें हैं वो बढ़ जाती हैं और वस्तु एवं सेवा की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई आ जाती है। फिर है परिवहन कॉस्ट। अब आप बताइए, आप डेली अपनी जॉब में जाते हो, ठीक है। आप जब जॉब गोवा से बेंगलुरु या बेंगलुरु से अपने किसी स्टार्टअप्स के पास जाते हो और अगर उसका फेयर पहले 800 रुपये होता था, आज वो 1200 हो जाए, तो क्या होगा? आपकी पेमेंट उतनी ही रहे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। या कोई किसान अपने घर से अपने खेत से मंडी की ओर जा रहा है और पहले उसे फसल को ले जाने में केवल 500 रुपये भाड़ा देना पड़ता था, अब वो 1200 रुपये भाड़ा दे रहा है, तो उस भाड़े की कॉस्ट निकालने के लिए भी तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? अपने उस जो कच्चा माल है उसकी कीमत बढ़ाकर ही बताएगा, जिससे महंगाई आ जाएगी। ठीक, परिवहन की कीमतें बढ़ती कैसे हैं? जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाए, तो इससे लागत बढ़ जाएगी और वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए देखना, भारतीय जो परिवार हैं वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर रोज़ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि 1 रुपये बढ़ गया, अरे बाप रे 2 रुपये बढ़ गए। वो 1 रुपये 2 रुपये की बात नहीं होती, बात ये वो 1 और 2 रुपये सकल उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं हर एक फील्ड में। क्लियर? फिर देखिए, कच्चे माल की लागत अगर बढ़ जाए, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। मान लो जो कच्चा माल, आपको पता है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, या आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, अपने आप में डिपेंडेंट है। बट कच्चे माल के लिए उसे चाइना पे निर्भर होना पड़ता है, और चाइना के पास अगर वो जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया तक आते आते कॉस्ट हो जाए, तो इंडिया का जो मेडिकल या जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है उसकी लागत ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जो पैरासीटामोल की टेबलेट का पत्ता आपको 30 रुपये में मिलता है, वो 90 रुपये में मिलने लगेगा। समझिए, तो इसलिए कच्चे माल की लागत भी कम होनी चाहिए, नहीं तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। क्लियर? फिर आता है हमारा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। कई बार आप देखोगे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, सेस लगा देगी, कभी सरचार्ज लगा देगी। सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, हम अपने लास्ट में पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक में। क्लियर? तो आप कंफ्यूज मत होइए। सेस लगा देगी कि 2% सेस हम ले रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, 3% सरचार्ज ले रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, 1% सेस हम ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, मास्क जो व्यक्ति नहीं पहनता है, ये कोविड-19 के पैंडेमिक से निपटने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेमेंट को इसी के कारण कट कर दिया जाता है कि हमने आपसे इतना टैक्स लिया है, देश के बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स पे कीजिए। या कई बार आप देखोगे जो कॉरपोरेट टैक्स होता है उसके तहत हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जो कॉरपोरेट टैक्स है उसमें का इंक्रीज़ कर दे, 2% होता है आपका, उसको 4% कर दो, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वैसे भी आपको पता है व्यापारी किसी के सगे नहीं होते हैं, वो घाटे में तो कुछ बेचेंगे नहीं। तो आप देखिए, टैक्स बढ़ा देने से चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और कीमत से महंगाई ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अर्थात अप्रत्यक्ष कर लागतों में वृद्धि का कारण न होकर सरकार के वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्लियर? यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या करते हैं, वो लागत में वृद्धि का कारण नहीं होते हैं। मतलब कि लागत में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि लागत को इन्होंने बढ़ा दिया लगाकर। लागत जो थी वस्तु, वो तो हमें 100 रुपये की मिल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस 100 रुपये में 5% टैक्स लगा दिया, तो वो हमें 105 रुपये की मिलने लगी। क्लियर? फिर आप देखिए, अंतिम है हमारा कि अवसंरचना में अगर कमी आ जाए, उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वही बात कि अवसंरचना में कमी का मतलब कि हमारे पास बेहतरीन मशीनें ना हो, बेहतरीन सप्लाई की ना हो। अब आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जितना डेवलप इंडिया में है, मतलब उतना वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं। अर्थात इंडिया जितनी डोजेस एक दिन में तैयार करता है, उतनी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में नहीं होती। तो वही बात है कि हमारी जो वैक्सीन है उसका प्राइस काफ़ी सस्ता है, इसीलिए वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री हमारे यहाँ से सप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अवसंरचना में अगर कमी होगी तो उत्पादन कम होगा और फिर उससे कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जिससे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देख ली। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं और इन प्रकारों के आधार पर हम मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।